बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमने 5000 प्लस MCQ सीरीज़ ऑन जनरल स्टडीज़ शुरू की हुई है। उसका आज हम 12th पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि UPSC के प्रीलियम एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो जो है आपके लिए रहेगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जबकि पहला क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर का है और वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलरिस डॉन मिशन रिलेटेड टू। मतलब एक मिशन है पोलरिस डॉन, ये रिलेटेड है किसके साथ? पोलरिस डॉन मिशन जो ये स्पेस एक्स का मिशन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पेस एक्स का मिशन है। स्पेस एक्स जो है किसकी टेक्नोलॉजी है ये भी आपको पता है, दिस इज USA की है। ठीक है, तो पोलरिस डॉन मिशन रिलेटेड टू ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वर्क है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक जो है उसका नाम है पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है, और ये स्पेस एक्स का मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेबियन कंट्री हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब अरेबियन कंट्रीज जो हमारी हैं, ठीक है, तो उन अरेबियन कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कंप्लीट किया है? वो है UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स, इसने जो है पहला अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कंप्लीट किया हुआ है। और पर्शियन गल्फ की अगर हम बात करें तो पर्शियन गल्फ के हिसाब से ये दूसरे नंबर की कंट्री बनती है। और अरेबियन कंट्रीज में से अगर देखा जाए तो ये पहली कंट्री है UAE, जिसने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी अभी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेंबर ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड by the recommendation of selection committee, which among the following are part of the committee। तो आपको पता है लोकपाल हमारे इंडिया में है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो इनके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और एक सिलेक्ट कमेटी होती है और उस कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन से मेंबर्स जो है उस कमेटी में होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इस कमेटी का मेंबर होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये भी होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज भी होते हैं जिसको अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 5 मेंबर की कमेटी होती है। ये जो कमेटी जो है फिर लोकपाल को रिकमेंड करती है कि आपने लोकपाल के मेंबर्स को अपॉइंट करना है या नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इन विच स्टेट इज बारकना वाटरफॉल इज लोकेटेड। बारकना वाटरफॉल कौन से स्टेट में है? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, बारकना वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कर्नाटका। आप मुझे आंसर बताइएगा कौन से रिवर पे है ये वाटरफॉल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। आपको पता है अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है। और करेक्ट जो है वो है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है, वो 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है इन दोनों आइलैंड्स को। कौन सा आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे जो वीकर सेक्शंस हैं, मतलब जो हमारी माइनॉरिटीज़ में आती हैं, SC STs, दूसरी वीकर सेक्शंस, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वह है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड ATM। ठीक है, तो हिंदुस्तान का पहला ग्रैंड ATM जो है वो खोला गया है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। पहला ग्रैंड ATM हैज बीन ओपन्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। कौन सी सिटी में है? भुवनेश्वर सिटी में है।
इट हैज़ बीन नेम्ड, इसका नाम क्या रखा गया है? अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम इसका नाम रखा गया है। जो पहला ग्रेन एटीएम जो है इंडिया का, उसका नाम रखा गया है अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर खोला गया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, किसके साथ कोलैबोरेट करके जो है इसको जो है डेवलप किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके इसको डेवलप किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल विद राशन कार्ड ऑफ द पीडीएस इन इंडिया कैन अवेल दिस एटीएम, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो इस एटीएम से जो है मदद ले सकते हैं। और ये 24 आवर्स जो है दिस एटीएम विल डिस्पेंस ग्रेन, मतलब ग्रेन जो है ये डिस्पेंस करेगा 24 आवर्स अ डे, मतलब पूरे 24 आवर्स जो है ये ग्रेन को डिस्पेंस करेगा। तो ग्रेन एटीएम जो है इंडिया का पहला भुवनेश्वर सिटी, इंडिया उड़ीसा के अंदर जो है ओपन किया गया है, जिसका नाम अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम रखा गया है। इसको डेवलप किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जिसके पास भी आधार कार्ड है इंडिया के अंदर, वो इस एटीएम से फ़ायदा उठा सकते हैं और 24 आवर्स जो है ये ग्रेन एटीएम जो है ग्रेन को डिस्पेंस करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सूचना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब लेक के बारे में हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेक का नाम है अष्टमुडी लेक, जो कि केरला के अंदर है। ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड भी है केरला की। ठीक है, तो अष्टमुडी लेक जो है कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंडिया में सिचुएटेड है। सेकंड लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड है केरला का, और ये पाम शेप्ड वाटर बॉडी है जिसके 8 प्रोमिनेंट आर्म्स भी हैं। ठीक है, मतलब 8 इसकी आर्म्स भी हैं। कन्वर्जेंस जो इसका क्या है कि जितनी 8 की 8 इसकी जो आर्म्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं एक सिंगल आउटलेट में, किस जगह? निंदारकरा नियर कोलाम, जो कि अरेबियन सी में फिर जाता है। डीपेस्ट एस्चुरी है केरला की, कम से कम 6.5 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। ओरिजिन जो है इसका नाम क्या है? 8 हिल्स। अष्टमुदी का मतलब है 8 हिल्स और 8 पीक्स। अष्ट का मतलब होता है 8, मुडी का मतलब होता है पीक इन लोकल मलयालम लैंग्वेज। उसके बाद बैक वाटर मतलब क्या है कि अष्टमुदी लेक इज एंट्रेंस टू फेमस बैक वाटर ऑफ केरला। ठीक है, तो कलड्डा रिवर जो कि लॉन्गेस्ट है कोलाम डिस्ट्रिक्ट में, ओरिजिनेट होता है कुला कुलाथुपुझा कुलाथुपुझा जो कि वेस्टर्न घाट में है, एंड फ्लो वेस्ट टू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के वेस्ट में जो है ये फ्लो होता है कलड्डा रिवर। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये कोलाटम डिस्ट्रिक्ट का। अष्टमुडी लेक को डिजाइन किया गया है, एक रामसर वेटलैंड है, रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है 2002 में इसको डाला गया था। सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है ये इंडिया की आफ्टर वेम्बनाड लेक। हाउस बोट राइड भी यहाँ पे होती है, और हाउस बोट राइड्स के लिए ये लेक जो है जानी जाती है। बहुत ही विजिटेड बैक वाटर लेक है केरला का, बहुत लोग मतलब यहाँ पे जाते हैं। तो इसका वेटलैंड इकोलॉजी भी काफ़ी यूनिक है। नोन एज द गेटवे टू द केरला, केरला बैकवाटर्स, मतलब इसका निकनेम जो है अष्टमुडी लेक का गेटवे टू केरलाज बैकवाटर भी जाना जाता है। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स जो है याद रखने हैं अष्टमुडी लेक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर सिटी जो है इसके फाउंडर कौन है? वो आपको पता है, एम्पायर अशोका जो है मारिन एम्पायर के रूलर हैं, वो जो है श्रीनगर सिटी के फाउंडर रह चुके हैं। हाईएस्ट डैम जम्मू एंड कश्मीर का वो है बगलियार डैम, जो कि चिनाब रिवर के ऊपर है इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। ठीक है, अब एक पर्सनैलिटी यहाँ पे दी गई है, इस पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है कि जो इंडिया के ओनली इंडियन हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और वो एक ही पर्सनैलिटी है, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, ये ओनली इंडियन हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। हमारे पास पंचायत के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि पंचायत की जो पावर है, पंचायत की जो अथॉरिटी है, पंचायत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। और कौन से शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है? वो है 11th शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है। ठीक है, 11th शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 11th शेड्यूल डील विद द पंचायत एंड 12th शेड्यूल डील विद म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, याद रखना है।
उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे पास कुछ, के कौन सी स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है। तो टॉप 3 स्टेट्स की हम बात करेंगे। जैसे राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तेलंगाना में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है पंजाब। मेज़ सबसे ज़्यादा कर्नाटक में बनता है, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। टोटल सीरियल्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा दालें जो हैं वो राजस्थान में बनती हैं, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। टर जो मसूर दाल है सबसे ज़्यादा कर्नाटका, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राम चने की बात करें तो सबसे ज़्यादा बनता है नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दालें सबसे ज़्यादा जो हैं ओवरऑल पल्सेस की बात की जाए तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे राजस्थान है। फूड ग्रेन की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे पंजाब है। ठीक है। ग्राउंडनट की बात करें हम मूंगफली तो सबसे ज़्यादा गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। रैपसीड एंड मस्टर्ड जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे राजस्थान है। और उसके बाद सनफ्लावर की बात की जाए सबसे ज़्यादा कर्नाटका, दूसरे नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है। ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे गुजरात। टॉप 3 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और लेटेस्ट डेटा है 2023-24 का ये। शुगर कैन सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटका। कॉटन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना है। उसके बाद हमारे पास जूट एंड मेस्टा सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। टॉप 3 स्टेट्स की बात हमने की है इसमें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी जैसे मानव भाकर जो कि शूटर हैं, तो इन्होंने जो है ओलंपिक्स में मेडल लाया था। ठीक है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का। ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है किसको, मानव भाकर, जो कि ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल लाया है। और ये कौन है हमारे पास, शूटर है। याद रखना कौन सा मेडल इन्होंने लाया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लाया था। हमारे पास कल्चर की कुछ बातें की गई यहाँ पे। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं हमारे पास, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन सी पेंटिंग किस स्टेट के साथ रिलेटेड है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र के साथ रिलेटेड है, पटचरिता जो है उड़ीसा के साथ रिलेटेड है, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, काली घट जो है कलकत्ता से एसोसिएटेड है। ठीक है। कलामिज़ुथु जो है केरला से एसोसिएटेड है, थंग का सिक्किम के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। पिथोड़ा पेंटिंग गुजरात के साथ एसोसिएटेड है। तंजावुर पेंटिंग जो है, तंजावुर भी हम इसको पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार के साथ रिलेटेड है। और एक और यहाँ की फेमस पेंटिंग है वो है मंजूषा, जिसको स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है, और वो भी बिहार से रिलेटिंग है। G7 कंट्रीज हमारे पास हैं। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं, ट्रिक याद है, जूस विद GF। ठीक है। तो जूस विद J से आता है जापान, U का हो गया USA, I का हो गया इटली, C का हो गया कनाडा, E से हो गया इंग्लैंड। ठीक है। या हम इसको इंग्लैंड को UK भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद GF का मतलब हो गया जर्मनी एंड फ्रांस। तो याद रखना है जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, ये जो कंट्रीज हैं ये G7 कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, याद रखना है। और G8 कंट्रीज जो है जूस विद रशियन GF बस। ठीक है। मतलब कि रशिया G7 में नहीं है, बाकी G7 में रशिया नहीं है, G8 में रशिया है। और बाकी जो G7 की कंट्रीज हैं वो आप इसमें डाल सकते हो G8 में। ठीक है। रशिया की जो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, प्लस रशिया इंक्लूड कर लो, बन जाएगा G8 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, बस में ओके क्वालिटी गल्फ आइल डालो। ठीक है। तो ओके क्वालिटी गल्फ आइल डालो। तो बस मतलब बहरान, यू का मतलब होगा UAE,
एस का मतलब हो गया सऊदी अरेबिया, ओके ओके का मतलब हो गया ए से ओ से ओमान, के से कुवैत, क्वालिटी का नाम हो गया मतलब कि कतर, और गल्फ आयल डालो हो गया गल्फ कंट्रीज। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सारी सारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है। ठीक है, तो आयल डालो मतलब ये हमने याद करने के लिए इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो बस में ओके क्वालिटी गल्फ आयल डालो, गल्फ का आयल क्योंकि गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा आयल बनता है। तो बहरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ठीक है, और क्वालिटी का मतलब हो गया कतर, और गल्फ का मतलब हो गया गल्फ में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ ये यूपीएससी प्रीलियम के अंदर पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो इकोनॉमी का वो किसके बराबर होता है? ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि कितने एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ एक वुमेन जो है अपनी चाइल्ड बीयरिंग एज में प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बीयरिंग एज, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज होती है एक वुमेन की, उस टोटल रिप्रोडक्टिव एज में वो कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है वुमेन जो है रिप्रोड्यूस करती है उसको हम बोलेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेस करती हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो है आरबीआई का। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो ये ठीक है। बोलता है इंडिया के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करती हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट के लिए ऑफर करता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दैट मीन्स जो हमारे पास तीन के तीन स्टेटमेंट हैं वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बोलता है इंडिया के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होती हैं तो नीचे दिए गए में से कौन कौन से इसमें ट्रेड कर सकता है? तो ये तीन के तीन जो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे पास इसका इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर, तीन के तीन जो है इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप। बोलता है इनमें से किसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे? तो वो जो है सिर्फ हम एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे, मोटर व्हीकल एंड करेंसी स्वैप को जो है हम नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब हमारे पास इंडियन इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है? नहीं, ये टर्शरी सेक्टर है। डायरी फार्म प्राइमरी सेक्टर है, ये स्टेटमेंट ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन बोलता क्या ये टर्शरी सेक्टर है? नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर है। वीविंग क्लॉथ्स, कपड़े बुनना, ये टर्शरी सेक्टर है। दैट मीन्स सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब जैसे एक फिक्स्ड कैपिटल होती है और एक वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे हमारे पास लैंड है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एसेट है जैसे फोन है, कंप्यूटर है, ये फिक्स्ड कैपिटल में होता है। वर्किंग कैपिटल होता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। तो जो फार्मर्स प्लफ है, फार्मर का जो प्लफ है, तो क्या वो वर्किंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है? तो फार्मर की जो हमारे पास प्लफ है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है, ये ठीक है। जो यार्न है, धागा जो यूज किया जाता है वीवर्स के द्वारा, तो ये वर्किंग कैपिटल में आता है। पेट्रोल जो है हमारे पास, ये भी वर्किंग कैपिटल में आता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, पेट्रोल यार्न जो है ये फिक्स्ड कैपिटल में हमारे पास आता है, लेकिन जो हाँ ठीक है, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल में आता है। तो ऑप्शन नंबर, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हमारे इसमें ठीक है, दो इसमें गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, कॉर्न ग्रेन वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। बोलता है इन चार ऑप्शन में से किसका हम यूज कर सकते हैं एज ए फीड स्टॉक। अगर आपने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रोड्यूस करना है तो दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन को आप एज ए फीड स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एग्रीकल्चरल रेजिड्यू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इस्तेमाल करने में कॉर्न ग्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वुड मिल वेस्ट का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर फ्रेज। ये आईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है टू डिनोट, एक डेफिनेशन दी है कि एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items। इसको मेटावर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटावर्स। दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम रेंज में पड़ता है। ठीक है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज, मिडिल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये। तो अबो द सी लेवल कितनी हाइट है इसकी? 5753 मीटर है। लोवेस्ट टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जाता है और एवरेज विंटर स्नोफॉल यहाँ पे जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर होता है। और इंडियन आर्मी जो है इस एरिया को कंट्रोल कर रही है सिंस 1984। तो याद रखना है बैटलफील्ड कहाँ पे है? काराकोरम रेंज जो कि सियाचिन ग्लेशियर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 100-148 जो है वो बात करता है CAG के बारे में। ठीक है, तो ये हेड होता है इंडिया का जो ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट होता है और पब्लिक पर्स का गार्डियन भी होता है सेंटर में और किसी भी स्टेट लेवल पे। चाहे स्टेट लेवल की बात हो या सेंट्रल लेवल की बात हो, उसका पब्लिक पर्स का गार्डियन जो है वो कौन होता है? कैग। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट्स का हेड भी यही होता है। आर्टिकल 148 इसके बारे में बात करता है। इसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। ठीक है, कम से कम 6 साल के लिए या तो 65 साल तक की एज तक। जो जल्दी हो जाएगा फिर इसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव कर सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव करते हैं। दोबारा से ये अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। एंड नो मिनिस्टर रिप्रेजेंट हिम इन द पार्लियामेंट, और कोई भी मतलब इसको एज ए मिनिस्टर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 149 प्रिस्क्राइब करता है कैग की ड्यूटीज क्या क्या हैं। टू बी सेट बाय पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट ने वो ड्यूटीज बनाई हुई हैं और वो ड्यूटीज कैग को करनी है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि 149 आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं अंडर CAG एक्ट 1971। जितने भी सेंट्रल फंड्स होती हैं, स्टेट की फंड होती हैं, उनकी ऑडिटिंग जो है CAG ही करेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल स्टेट्स, क्योंकि हमें पता है 3 जो है अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों की जो है फंडिंग, इन तीनों की ऑडिटिंग जो है चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो वो CAG ही करेगा। ठीक है, CAG जो है रिपोर्ट करता है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसकी जो मतलब एग्जीक्यूशन होती है, मतलब ये जो एडिटिंग करेगा, एडिटिंग के बाद जो है उसकी उस रिपोर्ट के ऊपर जो डिस्कशन की जाती है वो PSC के द्वारा की जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रोवाइड इट्स सपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और ये अपनी रिपोर्ट फिर प्रोवाइड करेंगे किसके पास? प्रेसिडेंट के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी पहले उसको डिस्कस करती है, डिस्कस करने के बाद वो जो है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की जाती है अंडर 151 आर्टिकल के तहत। तीनों रिपोर्ट्स जो है आर ऑडिट ऑन अप्रोप्रिएट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, और आर्टिकल 279 हमें बोलता है कि CAG एज सर्टेन एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स
एंड दैट इज फाइनल। ठीक है, मतलब यही जो कोई भी टैक्स हो उसकी प्रोसीडिंग, ठीक है, या उस के बारे में जो बात करनी है वो जो सीएजी बोलेगा वही फाइनल होता है। आर्टिकल 279 इसके बारे में बात करता है। तो कुछ रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको किसी स्टेट का सारो कहा जाता है, किसी स्टेट की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो जैसे सारो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को कहा जाता है, बिहार का सारो कोसी रिवर को कहा जाता है, उड़ीसा के सारो महानदी रिवर को कहा जाता है, और आसाम सारो ऑफ आसाम वो ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। अब लाइफलाइन की बात अगर हम करें तो लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर को कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश गोदावरी रिवर को कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ गोवा मंडोवी रिवर को कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ सिक्किम तीस्ता रिवर को कहा जाता है, रेड रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है, वृत गंगा गोदावरी रिवर को कहा जाता है जो कि पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर भी है। नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया की वो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि हमारे पास लद्दाख में है। सबसे छोटी नेशनल पार्क वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क जो है वो है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क ओनली इन द वर्ल्ड वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। ठीक है, पंचायती राज के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है, ठीक है, उनका ऑर्डर पहले बलवंत राव कमेटी बनाई गई थी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवी के राव कमेटी, फिर एल एम सिंघवी कमेटी बनाई गई थी, फिर थुंगुन कमेटी और लास्ट में गैडगिल कमेटी। तो इसका ट्रिक है बैग ऑफ एलटीजी मतलब लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ की ओरिजिनेशन अल्फ्रेड नोबेल ने की थी 1895 में। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। अवार्ड जो है किस डेट को दिया जाता है? दिसंबर 10 को किया जाता है क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल इन स्वीडन में जो है ये अवार्ड की सेरेमनी होती है। नोबेल प्राइज़ इन पीस जो है ये ओस्लो नॉर्वे में ही 10 दिसंबर को इसकी भी सेरेमनी होती है। वहाँ पे किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? फील्ड फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी या इसको मेडिसिन भी बोलेंगे, लिटरेचर फिजियोलॉजी, ठीक है, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेज में ये दिया जाता है। मतलब 7 फील्ड के अंदर जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पहला हिंदुस्तानी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है जिसको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था वो मदर टेरेसा है, 1979 में मिला था। ठीक है, इसको 1914 में मिला था। तो प्राइज़ जो है ये शेयर्ड बाय अप टू 3 इंडिविजुअल्स आर इन द के, मतलब कभी कभी जो है 2 या 3 लोगों को मिलके जो है प्राइज़ मिलता है। ठीक है, तो ये 3 लोगों को जो है ये मिलता है। आर इन द केस ऑफ पीस प्राइज़ इट कैन आल्सो बी अवार्डेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और पीस प्राइज़ अगर देना हो तो ये जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है पीस। ठीक है, तो फर्स्ट इन इंडिया बात करेंगे हम कि फर्स्ट फीमेल जो है इंडिया की कौन रही हैं, किस फील्ड में फर्स्ट फीमेल कौन है। तो इंदिरा गांधी जैसे अगर हम बात करें तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रही हैं और फर्स्ट वुमेन भारत रत्न अवार्डी भी रही हैं। फीमेल की बात कर रहे हैं। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं। ठीक है, मेहर मोस जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि अंटार्कटिका में पहुंची थी। किरण बेदी हिंदुस्तान की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। एनी बसंत पहली इंडियन है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन हैं जो कि गवर्नर भी रही हैं और वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सुचिता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रही हैं और कहाँ की रही हैं? उत्तर प्रदेश, याद रखना। मीरा साई फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, नीरज भानोत जो है फर्स्ट वुमेन जिसको अशोक चक्र अवार्ड मिला है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर जो कि यूनाइटेड नेशन में थी। राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर भी ये रही हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।